अब हम लोग फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर था? प्रकाश। प्रकाश का जो बचा हुआ भाग है वो शुरू करेंगे। सबसे पहला सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में। किस घटना के लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए। किसकी खोज के लिए? रमन प्रभाव की खोज। कब खोज किया था? 28 फरवरी 1928 को। और इसे भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1954 में। इसे भारत रत्न की शुरुआत सीवी रमन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1954 में। और भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इन सभी अवार्डों का शुरुआत भी 1954 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1954 में ही हुआ था। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन से। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को क्या कहते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। प्रकाश से गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चौंधी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। चौंधी प्रकाश का क्या है? सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। और चौंधी विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक है। सुचालक है। क्या है? चालक है। और सबसे अच्छा परावर्तक भी है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा धातु है? चांदी। इसीलिए दर्पणों पर चांदी का कलई चढ़ाया जाता है। और सिल्वर, जिसका सूत्र होता है AgNO, सिल्वर नाइट्रेट की कलई चढ़ाई जाती है। दर्पण के पीछे किसका कलई चढ़ाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। इसका सूत्र क्या होता है? AgNO3। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ये अच्छा परावर्तक क्योंकि चांदी प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। क्या होता है? अच्छा परावर्तक होने के कारण इसका कलई दर्पण के पीछे चढ़ाया जाता है। समतल दर्पण से परावर्तन। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर उस वस्तु को दर्पण के सामने रखी जाती है। मतलब समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनेगा जितने दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाएगा। यानी दर्पण से यदि भी दूरी पर स्थित है, मतलब r दूरी पर स्थित है कोई वस्तु, तो समतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे r दूरी पर ही बनेगा। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व होता है। जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। कैसा बनता है? पार्श्व उल्टा बनता है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर आ रहा है, चलता है, तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने भी चाल से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के और मतलब उसी वस्तु व्यक्ति की ओर किस चाल से आएगा? 2v की चाल से। 2v का मतलब दोगुने चाल से आएगा। मतलब कोई वस्तु यदि दर्पण की ओर जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में वस्तु की ओर किस चाल से आएगा? दोगुने चाल से आएगा। किस चाल से आएगा? दोगुने चाल से आएगा। प्रतिबिंब का चाल अधिक होगा और वस्तु का चाल कम होगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। मतलब आपतित किरण को जब फिक्स कर दिया जाएगा और दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाएगा, किस दर्पण को? समतल दर्पण को, तब परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। किस कोण से? 2 थीटा कोण से घूम जाती है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम कितना होना चाहिए? आधी होना चाहिए। यदि हम समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, पूर्ण रूप से प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई होना चाहिए वस्तु की ऊंचाई से कितना होना चाहिए? आधी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधी होना चाहिए।
यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हुआ है, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हुआ हो तो उनके बीच रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना हम निम्न प्रकार से करेंगे। किस प्रकार? निम्न प्रकार से करेंगे। यदि 360 बटे थीटा एक सम संख्या हो, यदि 360 बटे थीटा एक सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या उस वस्तु के सभी स्थितियों के लिए क्या होगा? n बराबर हो जाएगा थीटा 360 बटे थीटा माइनस 1, 360 बटे थीटा माइनस 1। यदि 360 बटे थीटा यदि एक सम संख्या में आता है, 360 बटे थीटा का मान यदि सम संख्या में आए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा? 360 बटे थीटा माइनस 1, 360 बटे थीटा माइनस 1। जैसे थीटा बराबर 90 डिग्री है तो n बराबर क्या हो जाएगा? थीटा का मान देखो, जब 360 में हम 90 से भाग देते तो n का मान कितना आता है? 4 क्या एक सम संख्या है तो प्रतिबिंब संख्या क्या है? सम संख्या में से एक क्या करेंगे? घटा देंगे तो मतलब कितना होगा? 3। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। यदि 360 बटे थीटा का मान यदि विषम संख्या में आए, यदि 360 बटे थीटा का मान विषम संख्या में आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वही हो जाता है जो मान आता है, प्रतिबिंबों की संख्या वही हो जाता है जो मान आता है। जैसे यदि 360 में यदि हम 40 डिग्री से भाग देते हैं, 360 डिग्री में यदि 40 डिग्री से भाग देते हैं तो n का मान कितना आता है? 9। तो कितना है? 9। तो प्रतिबिंब की संख्या भी 9 ही रह जाएगा, प्रतिबिंब संख्या भी 9 ही रह जाएगा। यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर खड़ा हो, वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर खड़ा हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर हो जाएगा 360 बटे थीटा माइनस 1। 360 मतलब यदि 360 बटे थीटा यदि एक विषम संख्या है लेकिन वस्तु दोनों समतल दर्पण के समद्विभाजक पर खड़ा नहीं है, समद्विभाजक पर खड़ा नहीं है, तब प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा? n बराबर 360 बटे थीटा ही रह जाएगा। लेकिन यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या है लेकिन और वस्तु भी दोनों समतल दर्पण के समद्विभाजक पर खड़ी है, दोनों वस्तु क्या है? समद्विभाजक पर खड़ी है, तब प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा माइनस 1 होगा। क्या होगा? 360 बटे थीटा माइनस 1। जैसे थीटा बराबर हम लेते हैं 40 डिग्री तो 360 बटे 40 कितना होता है? 9। और यदि वस्तु को यदि समद्विभाजक पर रख देंगे तो प्रतिबिंब संख्या 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यदि वस्तु समद्विभाजक पर खड़ा नहीं रहेगा तो कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब संख्या 9 ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 9 ही रह जाएगा। यदि 360 बटे थीटा एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांकों के बराबर हो। यदि 360 बटे एक पूर्ण संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या पूर्णांक के बराबर हो, मतलब 360 बटे थीटा यदि एक भिन्न के रूप में आ जाए यानी दशमलव के रूप में जाए तो प्रतिबिंब संख्या उसका पूर्ण संख्या दशमलव का पहले वाला जो संख्या होगा वही उसका पूर्ण मान हो जाएगा। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण होते हैं जो 45 डिग्री कोण पर होते हैं। पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण होते हैं? दो समतल दर्पण होते हैं जो 45 डिग्री कोण पर झुके हुए होते हैं। गोलीय दर्पण से परावर्तन। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम किस में करते हैं? दाढ़ी बनाने में करते हैं। आँख, कान एवं नाक एवं दांत के चिकित्सक ये डॉक्टरों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टरों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में सबसे इम्पोर्टेंट, सोलर कुकर में किसका दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। और सोलर प्लेट में भी अवतल दर्पण का। और लेजर लाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। और लाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। परावर्तक दूरबीन, परावर्तक दूरबीन भी कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। तो मतलब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ क्या किया जाता है? दाढ़ी बनाने में
चिकित्सा क्षेत्र में, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट के रूप में, सोलर कुकर में, सोलर प्लेट में, लेजर लाइट में और परावर्तक दूरबीन में, परावर्तक दूरबीन में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रहता है, कहाँ रहता है? अनंत पर रहता है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस बनता है, और बहुत छोटा बिंदु मात्र का बनता है, लेकिन उल्टा और वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रहता है? रखा जाता है, वस्तु को अनंत में रखा जाता है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, और बहुत ही छोटा बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहता, अनंत के बीच, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहता, वक्रता केंद्र अनंत के बीच रहता, तब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तब प्रतिबिंब किसके बीच बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा होता है? छोटा बनता, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अब प्रतिबिंब के प्रकृति लेकिन उल्टा और वास्तविक ही होता है। कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होता है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होता है, तब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था, तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। लेकिन वस्तु जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, तब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, उल्टा हो जाता है एक दूसरे का। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। लेकिन जब वस्तु अनंत पर था, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। अब वस्तु जब फोकस पर रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। लेकिन जब वस्तु फोकस पर रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। तो मतलब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, वास्तविक और उल्टा दोनों बनता है, आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। अब पूछेगा अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। आभासी कब बनेगा? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा, तब वस्तु का प्रतिबिंब किस ओर बनता है? दर्पण के पीछे यानी दूसरी तरफ बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बना। बाकी सभी कंडीशनों में वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनाता है। बाकी सभी कंडीशनों में कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब ही बनाता। अब है उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनता है, और उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा और सीधा और आभासी बनता है। मतलब उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, और आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बने, मतलब दर्पण के दूसरी ओर ही बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर ही बनेगा। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण। लेकिन दर्पण जो होता है लेंस का क्या होता है? उल्टा होता है। दर्पण क्या होता है? लेंस का उल्टा होता है। मतलब जो कंडीशन यहाँ अवतल दर्पण में होता है, वो कंडीशन वहाँ उत्तल लेंस में होगा। कहाँ होगा? उत्तल लेंस में होगा। और जो कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए होता है, वो कंडीशन वहाँ अवतल लेंस के लिए होगा। किस लेंस के लिए होगा? अवतल लेंस के लिए होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग गाड़ी चालक सीट के पीछे
यानी पीछे के दृश्य को देखने में क्या जाता है पश्च दर्पण के रूप में, यानी साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का हुआ, और हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का, सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण का, लेकिन साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सोडियम परावर्तक लैंप में, सोडियम परावर्तक लैंप में, सोडियम परावर्तक लैंप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और सोलर कुकर में कौन सा दर्पण होता है अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण, और लेजर लाइट में भी अवतल दर्पण, और सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण, सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अब प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबित आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर अपने मूल दिशा से क्या होते हैं विचलित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या होते हैं विचलित होते हैं। प्रकाश के इस विचलन होने वाली घटना को ही क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर नीचे खींचे अविलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर झुकेगा। किस ओर झुकेगा अविलंब से झुकेगा, अविलंब की ओर झुकेगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो अविलंब से क्या होगा दूर भागेगा, अविलंब से दूर भागेगा। यही कारण है कि प्रकाश का वेग क्या होता है सघन माध्यम में कम होता है। प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम होता है क्योंकि प्रकाश जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है अविलंब की ओर झुक जाती है, जिसके कारण उसका वेग घट जाता है। इसका मतलब है कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा, विरल माध्यम में अधिक होता है। यही कारण है कि गैसों में यानी हवा में प्रकाश का वेग क्या होता है सर्वाधिक होता है, उससे कम द्रव में होता है, और ठोस में क्या होता है सबसे कम होता है। लेकिन ध्वनि में इसका उल्टा होता है। लेकिन जब किरण अविलंब के समांतर प्रवेश करती है तो पथ में कोई परावर्तन नहीं होता है। जब प्रकाश किरण अविलंब के समांतर ही प्रवेश करता है तो वह सीधा ही पार कर जाती है, उसके पथ में कोई परावर्तन नहीं होता है। अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि आयाम वेग और तरंगदैर्घ्य बदलती है। तो जब अपवर्तन होता प्रकाश का जो परिवर्तन होता है, अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि आयाम वेग और तरंगदैर्घ्य क्या होता है बदलता है। उन्हें पूछेगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किसमें परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आयाम वेग और तरंग ये सब क्या होता है बदल जाता है। क्या होता है बदल जाता है। अपवर्तन के भी कितने नियम है दो नियम है। अपवर्तन के भी कितने नियम है दो नियम। आपतित किरण अविलंब और अपवर्तित किरणों ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। अब परावर्तन का पहला नियम क्या था आपतित किरण परावर्तित किरण और अविलंब ये सभी एक ही तल में थे। यहाँ आपतित किरण अपवर्तन के नियम में आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण और अविलंब यह सभी एक ही तल में होते हैं। और किन्हीं दो माध्यमों दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन और जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है तो दूसरे नियम को। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहता है स्नेल का नियम कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। मतलब हर एक माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए क्या होता है अलग अलग होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है घटता है। तरंगदैर्घ्य जैसे जैसे बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान भी क्या होगा
घटेगा। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। मतलब जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक तो कम होगा, साथ ही उसका प्रकीर्णन की घटना भी सबसे कम होगा। यानी लाल रंग का जो लाल रंग जो है इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे अधिक है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक भी कम होगा और इसका प्रकीर्णन भी क्या होगा, सबसे कम होगा। बैंगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य क्या सबसे कम है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा और प्रकीर्णन भी अधिक होगा। यानी जिस रंग का प्रकीर्णन जितना अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी उतना अधिक होगा, जिस रंग का प्रकीर्णन जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक भी उतना कम होगा। ताप बढ़ने पर सामान्यतः अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो ताप बढ़ने पर क्या होता है, अपवर्तनांक घटता है। ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला होता है प्रकाश, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में यानी हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और कुछ ऐसे माध्यम है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोगों को याद करना भी चाहिए। जैसे निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 0 होता है। निर्वात में निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 0 होता है। हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1.008। हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1.008 होता है। 8। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। कितना होता है, 1.33। और जल में प्रकाश का चाल कितना बताए थे, जल में प्रकाश का चाल 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और जल का आवर्तन कितना होता है, 1.33। कोच का आवर्तन कितना होता है, निरपेक्ष आवर्तन 1.5। कोच का निरपेक्ष आवर्तन कितना होता है, 1.5। हीरा का कितना होता है, 2.48। 2.242 या कहीं 2.48 भी होता है। तो हीरा का निरपेक्ष आवर्तन कितना होता है, 2.42 भी बोल सकता है, से लेके 4 तक। 4 तक। और वही ग्रेफाइट का पूछेगा तो कितना होगा, 2.24। कोच का 1.5। और जल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1000। कितना होता है, 1000। किसी माध्यम का निरपेक्ष आवर्तन सूत्र क्या होता है, निरपेक्ष आवर्तनों को म्यू से सूचित करता है। म्यू बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम क्या होता है, सघन होता है, और अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम क्या होता है, विरल होता है। क्या होता है, विरल होता है। अब कोच का निरपेक्ष आवर्तन कितना, 1.5। और जल का निरपेक्ष आवर्तन कितना, 1.33। तो इसका मतलब जल की अपेक्षा कोच क्या है, सघन माध्यम है। जल की अपेक्षा कोच क्या है, सघन माध्यम है। और हवा का आवर्तन कितना होता है, 1। तो इसका मतलब है कि हवा जो है जल की अपेक्षा क्या है, विरल माध्यम है, और कोच की अपेक्षा भी क्या है, विरल माध्यम है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह माध्यम उतना सघन होगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम हो, निरपेक्ष अपवर्तनांक जितना कम होगा वह माध्यम उतना विरल होगा। अपवर्तनांक मात्रक विहीन और विमाहीन राशि है, मतलब अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। जब मात्रक ही नहीं होता तो विमा भी नहीं होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, तो देखो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित होने वाली घटना वैसी घटना होता है जो अपने वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देता है, जो अपने वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देता है। जब रंग से रिलेटेड होता है तो वो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का लाल दिखाई देना, नीला पूनी का नीला, आकाश काला दिखाई देना, ये सब घटना जो होगा किसके कारण होगा, प्रकीर्णन के कारण। लेकिन वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देने वाली बात जो होगी वो अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। जैसे द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देता है, और वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तारे हाँ, वायुमंडलीय कणों के प्रकीर्णन के कारण भी होता है इसका। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता नहीं, डूब जाता, फिर भी लगता है कि सूर्य लाल रंग दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण।
सूर्य दिखाई देना अपवर्तन के कारण, किसी कारण अपवर्तन के कारण। पानी से भरे हुए किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का का उठा हुआ दिखाई देना, किसके कारण? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ये सभी घटना किसका है? अपवर्तन का। यानी मोटा मोटी यदि हम समझें तो प्रकाश के अपवर्तन में जो है ना वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देता है, और रंग वाला बात किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अब है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। मतलब क्रांतिक कोण एक ऐसा कोण है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। अर्थात सघन माध्यम में बना एक ऐसा आपतन कोण, सघन माध्यम में बना एक ऐसा आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ऐसे कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम को अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण कम होता है, और हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 24 डिग्री, जो सबसे कम है। मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसका क्रांतिक कोण का मान कम होगा। मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका क्रांतिक कोण उतना ही कम होगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.248 या 2.242। इसका अपवर्तनांक अधिक है, इसलिए इसका क्रांतिक कोण क्या होता है? सबसे कम होता है। तो कितना होता है? 24 डिग्री। पूछेगा हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24 डिग्री का होता है, जो सबसे कम है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए? थोड़ा अधिक कर दें। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश ही नहीं करेगी, संपूर्ण प्रकाश उसी सघन माध्यम में ही लौट जाएगी। कब? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या करेंगे? अधिक कर देंगे, यानी 90 डिग्री से बढ़ा दिया जाएगा। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश का पूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौटना ही क्या कहलाता है? जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में पूर्ण रूप से लौट जाना ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल ही नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। जब सूर्य का प्रकाश नदी या झीलों के मतलब पानी पर पड़ता है तो उसका सतह चमकने लगता है। क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण। तो चमकने वाली घटना जो भी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रंग वाला जो घटना होगा परावर्तन के कारण, और आभासी स्थिति से अलग दिखाई देगा अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तें का होना अनिवार्य है। प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। और आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तभी तो सारा प्रकाश लौट कर उसी माध्यम में आ जाएगा, जिस माध्यम यानी सघन माध्यम में आ जाएगा। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन? तो प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। और आपतन क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हीरा का चमकना, यानी चमकने वाला भी जो भी घटना होगा, नदी के झीलों का चमकना, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना, और सड़क पर जो जल में पड़ी प्रकनली का चमकना, कोच में आई दरार का चमकना, इंद्रधनुष का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, अपवर्तन के सिद्धांत पर करता है और परावर्तन के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। तीनों
इंद्रधनुष जो घटना होता है पूर्णावती परावर्तन पर भी होता है, अपवर्तन पर भी होता है और परावर्तन पर भी होता है। तो हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सब किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न हो। मतलब प्रकाश तंतु एक ऐसा फाइबर है, एक ऐसा युक्ति है जिसमें प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी हानि को भेजा जा सकता है, बिना किसी हानि को भेजा सकता है, चाहे मार्ग टेढ़ा मेढ़ा ही क्यों न हो। प्रकाश तंतु में तंतुओं का व्यास कोटि कितना? 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। प्रकाश तंतु में तंतुओं का व्यास कोटि कितना होता है? 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसके चारों तरफ लगे पदार्थों का आवर्तन लगभग कितना होता है? 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर। तो प्रकाशिक तंतु में लगे तंतुओं का व्यास कोटि कितना होता है? 10⁻⁴ सेंटीमीटर। व्यास कोटि कितना? 10⁻⁴ सेंटीमीटर। और इसके चारों तरफ लगे पदार्थों का आवर्तन कितना होता है? 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर। आवर्तन कितना है? 1 से 1.5 मीटर होता है। देखो प्रकाशिक तंतुओं का प्रकाश सिग्नल को दूर संचार के में प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में प्रकाश तंतु का उपयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश तंतु का। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? एंडोस्कोपी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोस्कोपी कहलाता है। शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में, यदि शरीर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के लेसर किरणों को भेजा जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर एक का जनक एक भारतीय मूल के सिख अमेरिकी वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कापानी को माना जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु का जनक किसे माना जाता है? नरेंद्र सिंह कापानी को। लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सामान्यतः 2 गोले पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को क्या कहता है? लेंस कहा जाता है। लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। मोटा मोटी यदि हम लोग समझना चाहें, लेंस दर्पण का उल्टा होता है। तो जो उत्तल लेंस है वह अवतल दर्पण का कार्य करेगा, जो अवतल लेंस है वह उत्तल दर्पण का कार्य करेगा। और लेंस के बारे में हम लोग कल आगे पढ़ेंगे।